आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड यानी आपके सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आज हम जयप्रकाश नारायण का पहला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं, जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, वो सभी के सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट है जो पॉलिटिकल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत अधिक या इससे पहले के पढ़े हुए जितने भी वीडियोज हैं उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप इसका अध्ययन है वो सर्च करके भी कर सकते हैं कि जय नारायण यानी जयप्रकाश नारायण पार्ट 1 बाय डी आर रोल्स। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल का लिंक भी आपको मैं बता दूं कि वहां भी आप ऐड हो सकते हैं। यानी कॉलेज क्लासेस, कॉलेज स्पेस नहीं देना है, क्लासेस बाय डी आर रोल्स, यानी इस तरह से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है वो आने वाले हैं, और इस पार्ट को पूरा समझ के देखते हैं। आज पहला भाग पढ़ते हैं, कल दूसरा भाग पढ़ लेंगे। तब तक क्या होगा कि आपके भारतीय राजनीतिक विचारक जो है इसका लगभग यानी 95% से अधिक सिलेबस है वो हो चुका है। तो आइए देखते हैं इस पार्ट को और जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण की राजनीति विज्ञान में क्या भूमिका रही है। जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म है वो 1902 से लेकर के 1979 तक वो इस पृथ्वी पर रहे। तो 1902 में जन्म होता है, 1979 में उनका देहांत हो जाता है। भारत के समाजवादी विचारकों में यानी एक समाजवादी विचारकों में जयप्रकाश नारायण का विशिष्ट स्थान है। वे एक समाजवादी थे, गांधीवादी थे, सर्वोदयवादी थे, लेकिन इनमें से किसी के साथ भी वो जीवन भर बंद कर नहीं रह सके। यानी ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर समाजवादी रह गए, गांधीवादी रह गए, सर्वोदयवादी रह गए, लेकिन वो जीवन भर इन्होंने इनमें से किसी न किसी एक जो वाद है या किसी न किसी एक दर्शन का वे अवश्य ही अनुगमन करते थे। उनके जीवन परिचय को यदि हम पढ़ें, जीवन परिचय में उनका जन्म बिहार के सितारवदिया गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, सितारवदियारा गांव, जो कि वर्तमान में यूपी में है। जयप्रकाश जब कॉलेज में थे तभी 1921 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1921 में जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन में इन्होंने अधिक अच्छा भाग लेकर के अहम भूमिका निभाई। 1922 में उनका विवाह है वो प्रभा देवी के साथ हुआ, तो इसका अर्थ है कि उनकी पत्नी का नाम प्रभा देवी था, और 1922 में इनका विवाह हो गया मात्र 20 वर्ष की आयु में। 1922 में वे अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया और वहां तक लगभग 8 वर्षों तक अध्ययन किया। यानी 1922 से लेकर के 1930 तक वो कहाँ रह गए, अमेरिका में रह गए, और वहां उन्होंने अध्ययन भी किया। अमेरिका में उन्होंने अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थोपार्जन करना था, इसलिए बूट पॉलिश करके और घरेलू काम करके और अपना खर्च निकालते थे। यानी वहां जाकर के ये नहीं कि उन्होंने यहाँ से यानी वहीं उन्होंने काम करना अच्छा समझा कि भाई मैं यदि यहाँ काम करूंगा तो मेरा खर्च निकल जाएगा, और इस तरह वो बूट पॉलिश किया करते थे और बूट पॉलिश करके भी उन्होंने अपना खर्च निकाला था। इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने मार्क्सवाद और एम एन राय की रचनाओं का अध्ययन भी किया। एम एन राय और मार्क्सवाद इन दोनों से वो प्रभावित थे। इसके अलावा भारत आने पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और इनसे भी वो प्रभावित हुए। समाजवाद की ओर उनका झुकाव युवावस्था से ही था। जब वो युवक थे तभी से वो समाजवाद की तरफ झुकाव था उनका। 1934 ईस्वी में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और उनके साथियों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1934 में उन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की? कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए वो एक प्रमुख सेनानी भी थे। 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का अहिंसक आह्वान किया था, उस समय जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल में नजरबंद थे। 1942 में उन्हें यानी जेल में बंद थे। करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने, और
जब ये यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी उन्होंने जेल में रह करके भी अपना काम करते थे वो, यानी यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के क्रांतिकारियों को वो मार्गदर्शन करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए वो नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल की केंद्रीय जेल से भाग निकले। 1942 में उन्होंने, जब इस प्रकार का आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए वो हजारीबाग जेल से, जो एक सेंट्रल जेल थी, वहां से होकर के निकल गए और वो भूमिगत रहते हुए, अंडरग्राउंड रहते हुए 10 महीने तक स्वाधीनता आंदोलन का संगठन और संचालन किया। 10 महीने तक लगभग वो पुलिस की नजरों से बचते रहे और आखिर 18 सितंबर 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया। दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया गया 18 सितंबर 1943 को। और 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध भी किया था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन बनी थी, उस कैबिनेट मिशन योजना का विरोध भी किया और यह विचार रखा कि भारत की संविधान सभा के सदस्य है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। यानी संविधान सभा के बारे में चल रहे थे, संविधान सभा का गठन हो रहा था। उस समय उन्होंने विचार रखा कि संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत के लोगों से हमें वोट करवाना चाहिए और निर्वाचन करवाना चाहिए। 1948 में ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई। 1948 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली अलग से और उस पार्टी का नाम था समाजवादी पार्टी। बाद में इस पार्टी ने समाजवादी पार्टी का रूप ले लिया और 1952 से ही जयप्रकाश जो है, विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए जा रहे भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहे थे। विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन चला रहे थे और इसके अलावा जो सर्वोदय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी उन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई। 1954 में उन्होंने प्रजा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से त्याग दिया। अब 1954 में क्या किया, समाजवादी दल की जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, जो ये पार्टी उनकी ही स्थापित की हुई थी, उसी पार्टी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और दलगत राजनीति से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उस समाजवादी पार्टी से अपना संबंध है वो अलग कर लिए। इसके अलावा 1954 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान देने की प्रतिज्ञा की और 1954 में शकोदर में एक आश्रम स्थापित किया और सर्वोदय आंदोलन तथा ग्रामोत्थान के लिए एक नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। 1954 में उन्होंने शकोदर में एक आश्रम स्थापित किया था और सर्वोदय आंदोलन के लिए, यानी सर्वोदय का अर्थ यूं कह सकते हैं कि जैसे जन कल्याण से संबंधित जो कार्य है उनको शुरुआत की और 10 अगस्त 1970 को इंसानी बिरादरी का अध्यक्ष इनको बनाया गया। इंसानी बिरादरी जो सभा थी, उस सभा के अध्यक्ष इनको बनाया गया था और 1970-72 के 2 वर्षों में उन्होंने अधिकांश समय और शक्ति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगे। 1970 से 72 की जो अवधि थी, उस अवधि में उन्होंने बिहार में जो नक्सलवादी आतंकवादी थे, जो नक्सलवादी विद्रोह करते थे, उन विद्रोह को समाप्त करने में लगाया, उन लोगों को समझाया, प्रेरित किया और 1972 के प्रारंभ में जयप्रकाश जी के आदर्शों से प्रेरित होकर के चंबल घाटी के लगभग 400 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। यानी लगभग 400 डकैत थे, उन 400 डकैतों ने आकर के आत्मसमर्पण कर लिया। इतना इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और 1954 से 1973 के बीच 20 वर्षों में जयप्रकाश सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। 54 से लेकर के और 1973 तक लगभग 20 वर्षों तक वो इसी आंदोलन से, सर्वोदय आंदोलन से ही जुड़े रहे। 8 अक्टूबर 1979 को उनके निधन का दुखद समाचार सुनकर के पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। एक महान व्यक्तित्व था जो इस दुनिया से, यानी इस भारत से वो चले गए और 8 अक्टूबर 1979 की तिथि थी। जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने, उनके चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से थे, किसकी, यानी प्रश्न आ सकता है कि उन्हें कौन कौन से किताबों से या लेखकों से उन्हें प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले भगवत गीता के कर्म करो संदेश से वो प्रेरित थे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स और लेनिन की जो रचनाएं थी, उनसे वो प्रभावित थे। एम.एन. राय और गांधी दर्शन से वो प्रभावित थे। इसका जो समय है, इसके समय को हम इस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं। मार्क्सवादी युग 1933 से लेकर 1940 तक। इसके अलावा प्रजातांत्रिक समाजवादी युग 1940 से 1952 तक इस युग में रहे। सर्वोदय रुझान उनका 1952 से 1964 तक, यानी इस युग में ये 3 प्रकार से इसके युगों को हम विभाजित कर सकते हैं। मार्क्सवाद की तरफ 33 से लेकर के 40 तक लगभग 8 वर्ष
और 1940 से लेकर के 1952 तक यानी लगभग 12 वर्ष जो है वो समाजवाद की, प्रजातांत्रिक समाजवाद की तरफ झुकाव रहा। और इसके बाद वो 1952 से आगे जो है उस सर्वोदयी रुझान की तरफ बढ़ गए थे। इनका जो कार्य है वो सर्वोदय का हो गया था। उनके जीवन में उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी रचनाएं लिखी? एक तो था टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, समग्र क्रांति। एक तो समग्र क्रांति, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म मतलब समाजवाद, समाजवाद के प्रति मेरी दृष्टि, भारतीय राज व्यवस्था की पुनः रचना एवं एक सुझाव। ये 4 किताबें और एक जो उनका और भी पुस्तक थी, ये पुस्तकें उन्होंने लिखी। और इन पुस्तकों को पढ़ने पर हम समाजवाद और उनके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। जयप्रकाश जी का राजनीतिक और आर्थिक चिंतन समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। जयप्रकाश जी का राजनीतिक और आर्थिक चिंतन समझाए, तो हम इसके चिंतन को, राजनीतिक चिंतन को या उनके इस चिंतन को लगभग 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जयप्रकाश और समाजवाद, दूसरा जयप्रकाश और लोकतंत्र, तीसरा जयप्रकाश और सर्वोदय, चौथा जयप्रकाश और राष्ट्रवाद, और 5वां जयप्रकाश और समग्र क्रांति। तो हम आज जो है जयप्रकाश और सर्वोदय तो पढ़ ही लेंगे, जयप्रकाश और लोकतंत्र को भी पढ़ लेंगे, और दूसरे भाग में हम जयप्रकाश की जो समग्र क्रांति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जयप्रकाश ने समाजवाद की तरफ क्या है, जयप्रकाश की दृष्टि से समाजवाद क्या है। भारत के समाजवादी चिंतकों में जयप्रकाश का स्थान है, वो अग्रणी है। उनकी अपनी एक रचना है समाजवाद क्यों, उनकी एक रचना है समाजवाद क्यों, यानी वाई सोशलिज्म। और उसमें वो बतलाते हैं कि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समाजवाद क्या है? समाजवाद जो है आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है समाज का समन्वित विकास करना। समाजवाद का उद्देश्य है समाज का विकास करना, और उनके अनुसार समाजवाद व्यक्तिगत आचरण की संहिता नहीं होकर के एक सामाजिक संगठन और एक प्रणाली है। उन्होंने कहा कि समाजवाद कोई व्यक्तिगत आचरण नहीं है, कोई पर्सनली विचार नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है। जयप्रकाश आर्थिक समस्याओं को के हल को प्राथमिकता देते थे और इसी कारण वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। जयप्रकाश साम्यवाद के नहीं वरन लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे, यानी साम्यवाद के पक्षधर नहीं थे, वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। उनका लोकतांत्रिक समाजवाद क्या था इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जयप्रकाश प्रारंभ काल में कार्ल मार्क्स और लेनिन के चिंतन की ओर आकर्षित हुए। 1940 से ही ये रूसी साम्यवाद के कटु आलोचक बन गए, यानी लेनिन और मार्क्स जो है इनके विचारों से वो प्रभावित हुए। और फिर 1940 में उन्होंने देखा और तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर वो रूसी साम्यवाद के आलोचक बन गए। जयप्रकाश ने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवाद जो है वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नहीं है, भारत की परंपराएं शोषणवादी नहीं है, भारत में सदैव बंधुत्व और सहयोग के विचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, और वही मेल जो है समाजवाद से खाते हैं। 1934 में जयप्रकाश ने अनुभव किया कि समाजवाद ही भारत की सच्ची स्वाधीनता का आधार बन सकता है। 1934 में उन्होंने अपनी सभा में भी कहा था कि अगर हम भारत का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें भारत में समाजवाद लाना होगा। और जयप्रकाश जो है क्रांतिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। वो क्रांतिकारी समाजवाद नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि क्रांतिकारी समाजवाद है वो रक्तपात जो है, यानी यूं कह सकते हैं कि उसमें जान माल का नुकसान होता है, और वो ये चाहते हैं कि जान माल का नुकसान नहीं होकर के और एकदम शांतिपूर्वक जो है वो काम हो जाए। तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे, साम्यवादी समाजवाद के पक्षधर नहीं थे। अब लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी चिंतन उनका, यदि प्रश्न आ जाए कि समाजवादी लोकतंत्र क्या है तो उसकी क्या विशेषताएं बताएंगे जयप्रकाश के आधार पर। पहली विशेषता है लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल। सबसे पहले कहते हैं कि राज्य है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसे? कि लोकतांत्रिक समाजवाद के भीतर या लोकतांत्रिक समाजवाद के भारतीय और विदेशी पक्षधरों की तुलना में भी वो समाजवाद की स्थापना और सफलता के लिए लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल देते हैं कि लोकतंत्र के जितने भी लक्षण हैं उन लक्षणों को फॉलो करने वाला, उनका अनुगमन करने वाला राज्य होना चाहिए। दूसरे, वो चाहते हैं कि राज्य में अहिंसा हो, यानी हिंसा का
कहीं भी नाम भी नहीं हो। अहिंसक जन आंदोलन के मार्ग को अपनाकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि समाजवाद हो और समाजवाद भी लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि वो अहिंसक हो, किसी प्रकार की उनके आंदोलन में या धरने प्रदर्शन में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि नैतिकता। नैतिकता के बारे में वो लिखते हैं कि भाई जो समाजवाद है उसमें नैतिकता होनी चाहिए। उनके समस्त समाजवादी चिंतन में नैतिकता का पुट ज्यादा अधिक है, कुछ अधिक है। उन्होंने अपने समाजवाद में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अपरिग्रह होना चाहिए, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार समाजवाद का लक्ष्य व्यक्तियों का लक्ष्य भौतिक सुख या आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य तो मानवीय आचरण में नैतिकता के तत्वों को अपनाया जाना है। यानी उन्होंने कहा कि समाजवाद का जो लक्ष्य है वो व्यक्तियों की भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करवाना नहीं होना चाहिए। उनका लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति को, अर्थात व्यक्ति में जो मानवीय आचरण है, अर्थात व्यक्ति में जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उनकी तरफ प्रेरित करने वाला, उनकी तरफ प्रवृत्त करने वाला जो है वो विचार होने चाहिए। चौथी बात लिखी है कि शोषित वर्ग की भूमिका होनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत वो लिखते हैं कि समाजवाद की स्थापना में वो मुख्य भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग की नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि स्वयं जो शोषित वर्ग है उन्हीं की मानते हैं। वो कहते हैं कि शोषित वर्ग ही यदि समाजवाद की स्थापना करता है तो ही अच्छा रहता है। और इस अहिंसक जन आंदोलन में बुद्धिजीवी तो मात्र एक वैचारिक भूमिका ही निभा सकते हैं। शोषित वर्ग द्वारा शोषण का विरोध कर अन्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके और एक शोषण रहित समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक बनता है। उन्होंने कहा कि शोषण रहित समाज की स्थापना है वो शोषित वर्ग ही कर सकता है। शोषित वर्ग जो है वो जानता है कि शोषण से व्यक्ति कितना दुखी होता है, तो वह इस तरह के समाजवाद की व्यवस्था है वो शोषित वर्ग के द्वारा ही कर सकते हैं। उनकी भूमिका को अहम मानते हैं। एक प्रश्न आ जाता है आपके कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा क्या है। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में वो कहते हैं, दल विहीन लोकतंत्र क्या है। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र के संबंध में जयप्रकाश की विचारधारा लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है उसके पक्ष में। यानी लोकतंत्र की मूल अवधारणा है क्या? लोकतंत्र की मूल अवधारणा है जनता का शासन। यानी हम पढ़ते हैं और इसकी परिभाषा पढ़ते हैं लोकतंत्र की कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो इन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र की मूल अवधारणा है जनता का शासन, लेकिन आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इसके कटु आलोचक है। वो कहते हैं कि जयप्रकाश के अनुसार लोकतंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के संचालन के संविधान, शासन प्रणाली, राजनीतिक दलों और चुनाव का विशिष्ट महत्व है। लोकतंत्र का संचालन करने के लिए शासन प्रणाली, राजनीतिक दलों और चुनाव का ज्यादा महत्व है। लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समावेश नहीं हो जाता तब तक ये बातें वांछित फल नहीं देती। यानी हाँ, लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है, संविधान आवश्यक है, राजनीतिक दल भी होना चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन इन चुनाव में जब तक नैतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक वो सारे के सारे निर्मूल है, किसी काम के नहीं है। लोकतंत्र का सफल संचालन, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सफल संचालन जो है तभी संभव है जब देश के नागरिक सत्य प्रिय होंगे, अहिंसावादी होंगे, स्वतंत्रता प्रेमी होंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि नागरिकों में सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और ये सद्वृत्तियां हैं वो उनके निवासियों में हो। उनमें दमन का अहिंसात्मक प्रतिकार करने की क्षमता हो। यानी किसी प्रकार को, किसी को मार डाल करके नहीं, जो है बिल्कुल समझा बुझा करके यदि काम निकाला जाए। वे सहयोग और सह अस्तित्व में पूरा विश्वास रखते हैं। उनमें सहिष्णुता, कर्तव्य पारणता, उत्तरदायित्व, समानता, इनकी भावना विद्यमान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोग यानी यूं कह सकते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र जो है यदि हम स्थापना करना चाहते हैं तो मूल लोकतंत्र की तरफ हमें चलना होगा। और मूल लोकतंत्र है वो तभी स्थापित हो सकता है जब वहां के जो नागरिक है उनमें अहिंसा हो, उनमें सहयोग की भावना हो, सहअस्तित्व की भावना हो, उसमें पूरा विश्वास हो, सहिष्णुता हो, कर्तव्य परायणता हो और उत्तरदायित्व की भावना रखने वाले जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो एक वहां पर एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनका विरोध है। क्या विरोध है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति वो क्या विरोध रखते हैं? वो कहते हैं कि 4 तरह के विरोध उन्होंने बताए हैं
एक तो दलगत राजनीति, एक वर्तमान समय की चुनाव व्यवस्था, और एक सत्ता और राजनीति और सत्ता का केंद्रीकरण। ये चारों जो विषय है, इन चारों विषयों की वो आलोचना करते हैं। वो किस प्रकार आलोचना करते हैं, दलगत राजनीति को क्या आलोचना करते हैं, या दलीय पद्धति, वो दलीय पद्धति के कई दोष बताते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज का ये तथाकथित लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन नहीं है, वरन दलीय पद्धति पर आधारित व्यवस्था है। आधुनिक राजनीतिक दल तो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम पर शासन करता है। वो शक्तिशाली है, इसलिए वो क्या है कि आम जन को अपने आप में या अपने में काबू कर रखा है। और लोकतंत्र एक स्वशासन का भ्रम है, यानी हम कहते हैं कि लोकतंत्र एक स्वशासन है, लेकिन स्वशासन का भ्रम है। स्वशासन के नाम पर जो दल के लोग हैं वो शासन करते हैं, और दलीय पद्धति के कारण ही लोकतंत्र ने समाज को तानाशाही शासन भी दिया है। इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है, इस पर भी वो दोष व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं कि जयप्रकाश आधुनिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि भारत में हजारों लाखों मतदाता वाले विशाल निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति और दलीय पद्धति के आधार पर चुनाव होते हैं। यानी इसमें जो चुनाव होते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ही मान लो, क्योंकि हर एक नागरिक है वो वोट करता है। तो जयप्रकाश के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता। भाई जैसे मान लो अब इतना बड़ा विशाल देश है, और जब जैसे एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों में क्या है कि हर एक व्यक्ति से उनका संपर्क साधना संभव नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि फिर तो दोष आना ही है, क्योंकि वो स्वयं तो मिलता नहीं है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में बहुत सारे दोष है। पहली वो बताते हैं कि इसमें कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती, ये मतदाता जो है इससे कुछ भी नहीं सीखता है। दूसरी बात है, ये चुनाव जनता को कोई नियंत्रण की सत्ता नहीं सौंपते, और न ही राष्ट्र की गंभीर आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत करते हैं। यानी ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के संबंध में कोई अच्छा सूत्र या अच्छा कोई सुझाव नहीं रखती है। सत्ता की राजनीति के बारे में वो कहते हैं कि जयप्रकाश के अनुसार आज का लोकतंत्र मात्र सत्ता राजनीति का खेल है, जिसने प्रत्येक स्तर पर निहित स्वार्थ को जन्म दिया है, और ये व्यवस्था बौद्धिक एवं नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि जो सत्ता की राजनीति है, कुछ व्यक्ति है, यानी व्यक्ति जो है 5% ही नहीं है, जो व्यक्ति लगभग 95% व्यक्तियों पर शासन करते हैं, और उस शासन में भी वो यानी मानवता सौहार्द वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थी तत्वों को पूरा करने में ही अपना समय बिता देते हैं। सत्ता के केंद्रीकरण और नौकरशाही के ऊपर उनके दोष वो बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जयप्रकाश के अनुसार आज के तथाकथित लोकतंत्र की समस्त व्यवस्था ऐसी है कि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया है। सत्ता है वो कुछ ही लोगों की मुट्ठी में चली गई है, और नौकरशाही की शक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है। और नौकरशाही जो है, वहां पर काम करने वाले जो कार्मिक है, उन लोगों की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। वो धीरे धीरे लोगों की शक्तियों को काबू कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है वो खतरे में है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण लिखते हैं कि आज का लोकतंत्र निर्वाचित अल्पतंत्र है, जिनमें जनसाधारण की भूमिका नगण्य होती है। आज का जो निर्वाचित है लोकतंत्र, तो निर्वाचित है, लेकिन वो अल्पतंत्र है। अल्पतंत्र का अर्थ है कि कुछ ही लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, और जनसाधारण की कोई भूमिका इतनी नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि जयप्रकाश नारायण का पहला भाग आपके समझ में आ गया। दूसरा भाग शीघ्र ही जारी होगा, और इसके साथ ही दूसरा जो मॉडल पेपर है वो भी शीघ्र ही जारी होगा। पहला मॉडल पेपर जारी किया हुआ है, दूसरा मॉडल पेपर और दूसरा क्वेश्चन बैंक, ये दोनों एक साथ ही जारी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।